अप्रैल के दौरान थोक और रिटेल महंगाई दर एक दूसरे के विपरीत दिशा में चले गए हैं। थोक महंगाई दर 13 महीने के ऊपरी स्तर पर पहुंची है, जबकि रिटेल महंगाई दर 11 महीने के निचले स्तर पर आ गई है। हालांकि दोनों महंगाई दर में खाद्य महंगाई की चुनौती बनी हुई है। अप्रैल के दौरान थोक महंगाई दर 1.26% और रिटेल महंगाई दर 4.83% दर्ज की गई। रिटेल महंगाई में अनाज की महंगाई दर 8.63%, सब्जियों की महंगाई दर 27.8% और दालों की महंगाई दर 16.84% रही है। इस बीच एक रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि इस साल आलू की महंगाई लंबे समय तक टिकी रह सकती है और आलू की महंगाई का ये डर थोक महंगाई के आंकड़ों में भी नजर आ रहा है। सर, महंगाई के दोनों आंकड़ों को अगर हम देखें तो इतना अंतर क्यों है और कॉमन क्या है इन दोनों के बीच? महंगाई के आंकड़ों की तस्वीर अगर आप पिछले 6 महीने में देखें तो एक तरीके की बनी हुई है। अगर आप ऊपर से महंगाई की हेडलाइन देखें तो खुदरा महंगाई कम दिखती है, पर इसके भीतर जाएं तो 8% की खाद्य महंगाई दिखती है। और खाद्य महंगाई अपने नए स्वरूप में बेहद जटिल और जिद्दी होकर सामने आई है। और दूसरी चीज़, आंकड़े भीतर से हमें ये भी बताते हैं कि खाद्य महंगाई की मार ग्रामीण इलाके में अब ज़्यादा दिख रही है, शहरी इलाकों में तो है ही। और इस समय जो खाद्य महंगाई की बढ़ोतरी है वो सब्जियों के कारण आई, गर्मी में वेजिटेबल्स के कारण, और इसी वजह से हमें खुदरा महंगाई में भी थोक महंगाई में भी तेज बढ़ोतरी दिखाई दी। हालांकि वो 2% से नीचे बनी हुई है, लंबे समय बाद उसमें बढ़ोतरी आई है, लेकिन उसमें भी फलों और सब्जियों की कीमतों में बढ़ोतरी दिखाई दी है। और फलों और सब्जियों की कीमतों में वृद्धि का ये जो साइकिल है विपुल जी, अब थोड़ा ज़्यादा फ्रीक्वेंट सा हो गया है। पहले साल में 1-2 बार होता था, पर इसमें अब ज़्यादा तेज बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। और यहीं से रिजर्व बैंक की दुविधा शुरू होती है, क्योंकि रिजर्व बैंक तमाम कोशिशों के बाद भी खाद्य महंगाई को नियंत्रण नहीं कर पा रहा है। कोर इन्फ्लेशन में तो कमी आई है, पर कोर इन्फ्लेशन में एक सीमा से अधिक कमी डिफ्लेशन की तरफ ले जाने का संकेत भी देती, पर खाद्य महंगाई अभी भी उतनी ही बड़ी चुनौती बनी हुई है। इसलिए आंकड़ा खुश नहीं कर सकता रिजर्व बैंक को, भले ही आपको महंगाई के आंकड़े में जो आपकी टॉप लाइन इन्फ्लेशन है वो 5% से अप्रैल में नीचे, 5 अप्रैल का जो आंकड़ा आया वो 5% से नीचे दिखाई दे रही हो, और 11 महीने के लोएस्ट लेवल पर हो, लेकिन खाद्य महंगाई रिकॉर्ड ऊंचाई पे। लेकिन सर, ये फूड इन्फ्लेशन, खाद्य महंगाई दर ये इतनी जिद्दी क्यों दिखाई दे रही? क्योंकि तमाम प्रयासों के बावजूद ये कम होती हुई नहीं दिखाई दे रही। हाँ, और सबसे बड़ी वजह यह है कि भारत की महंगाई के पूरी प्रकृति में कोविड के बाद एक बदलाव आया है, और वो बदलाव अब हमारे सामने आंकड़ों से खुलकर आ रहा है, जिसे रिजर्व बैंक भी समझने की कोशिश कर रहा है। रिजर्व बैंक को भी महसूस हो रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि भारत की कोर इन्फ्लेशन ही फूड इन्फ्लेशन बन गई है। क्योंकि आमतौर पर माना जाता है कि जो कोर इन्फ्लेशन है उसमें जो हाई फ्रिक्वेंसी प्राइसेस होते हैं ईंधन के, सब्जियों के, फलों के, इन्हें बाहर रखा जाता है, और जो स्थायी तौर पर जिनकी कीमतें बढ़ती हैं उन्हें शामिल किया जाता है। क्या हुआ है भारत की महंगाई को? खाद्य महंगाई में बढ़ोतरी के क्या असर दिख रहे हैं, और खाद्य महंगाई में बढ़ोतरी से बिल्कुल उल्टी तस्वीर हमें ग्रामीण इलाकों की अर्थव्यवस्था की दिखाई दे रही। इस बार का इकोनॉमिकम जरूर देखिएगा। महंगाई के बारे में शायद आपने ये सब अभी तक इस तरह से नहीं जाना होगा। कुछ बेहद ताजे आंकड़े हमारे पास आए हैं, रिजर्व बैंक का एक नया पेपर आया है, उन सबको लेकर हम इस बार के इकोनॉमिकम में आपको बताएंगे कि भारत की खाद्य महंगाई आखिर निकल कहां से रही है, और अगर महंगाई इतनी तेजी से बढ़ रही है तो फिर किसानों की कमाई क्यों नहीं बढ़ रही है, जो उत्पादक हैं उनकी आय में कोई बढ़ोतरी क्यों नहीं हो रही। इस सवाल का जवाब इस बार हमने तलाशने की कोशिश की है। इस बार के इकोनॉमिकम में रविवार को जरूर देखिएगा।